जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का आज नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने जितने भी पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन और भी किए थे, उन सभी को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ के माध्यम से ना केवल हम आपकी परख कर रहे हैं कि आपको इस टॉपिक के प्रति कितनी नॉलेज है, इसके अलावा आपको इस जितने भी बारीकियों से आपको कितना कॉन्सेप्ट को कितना आपने अच्छे से क्लियर किया है, और साथ ही साथ एक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एग्जाम से पहले हम एक अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर ले और कहीं से कोई भी प्रश्न आने पर हम अपने आप को इस काबिल समझे कि कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए मैं इसको जरूर कर सकता हूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट आपने कहा था कि बनाएंगे, तो साथियों मैं बिल्कुल बहुत जल्द आपके लिए कुछ शॉर्ट माध्यम में आपके लिए छोटी छोटी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा। एक ही वीडियो के माध्यम से आपके 5-6 नंबर एक साथ कंप्लीट हो सके, ऐसी छोटी छोटी वीडियो, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है सेकंड लैंग्वेज खास करके इंग्लिश का, तो मैं उनका कंटेंट तैयार कर रहा हूं और बहुत जल्दी जिनके भी लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश में, तो उनके लिए भी जल्दी ही मैटर लेकर। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आप सभी के सामने आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि असत्य कथन की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या न्यूरॉन होती है? न्यूरॉन शरीर की क्या सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। और इसके अलावा जो लास्ट चौथा ऑप्शन आपके सामने है, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी जो तारकाएं होती है क्या वो नहीं पाई जाती है क्या? तो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप अच्छे से इसको पढ़िए और अपने जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपको अब अच्छे से एक बार बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए तंत्रिका तंत्र का जो टॉपिक है अपना, इसमें अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, चाहे संरचना, जैसे अपने शरीर के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। अपने शरीर का जो निर्माण है, पहले एक कोशिका थी जाइगोट, उसी से कोशिका विभाजन हुआ, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला अवस्था चली, और उससे पूरे जीव का किस प्रकार से निर्माण हुआ वो हम जनन के टॉपिक में बात करेंगे डिटेल से। फिलहाल याद रखना, अगर तंत्रिका तंत्र स्पेशल एक तंत्र दे दिया आपको, जैसे इससे पहले हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी वो नेफ्रॉन थी, ठीक उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, इसको असत्य नहीं कह सकते। दूसरा है न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो साथियों इसमें क्योंकि जानबूझ के मैं ऐसे ही प्रश्न लेकर आता हूं जहां पर अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, तो साथियों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं कह सकते, हां शरीर की सबसे लंबी कोशिका जरूर कह सकते हैं इसको। तो इसलिए यह कथन अपना असत्य कथन है, इसको शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं कहते। सबसे बड़ी कोशिका होती है अपनी अंडाणु, ओवम जो होता है, लेकिन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसलिए यह गलत है कथन। तीसरा कथन है तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो बिल्कुल साथियों अपने शरीर की ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, इसी का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट चौथे ऑप्शन में, जहां पर है तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। मनुष्य के अंदर यदि बात करें तो शरीर की एक ऐसी कोशिका है ये जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। मोस्टली अगर देखने को मिलता है जंतु और पादप कोशिका में आपने अंतर पढ़ा है, तो उसमें आपने सुना होगा कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होते हैं। और सेंट्रोसोम यानी जो तारकाएं होती हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्धारण करते हैं, यानी कोशिका विभाजन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। और इन्हीं का अन्य कार्य में अगर बात करें शुक्राणुओं की जो पूंछ का निर्माण है, इसके अलावा जिन जीवों के अंदर सीलिया और फ्लेजिला जैसे अंग पाए जाते हैं, उनका निर्माण भी सेंट्रोसोम द्वारा होता है। तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, और ना पाए जाने के कारण इनके अंदर मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता? कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है ना। और कोशिका विभाजन में डिटेल से भी बात करेंगे कि जिस प्रकार से जो अवस्था होती है इंटरफेज अवस्था, जिसमें एस अवस्था, G1 G2 अवस्थाएं होती है, तो G1 के बाद G0 अवस्था आ जाती है और आगे S और G2 अवस्थाएं नहीं चलती, जिनके बारे में कोशिका विभाजन में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना आप सभी कि इसके अंदर जो असत्य कथन है वो क्या होगा कि कोशिका के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूरॉन क्या है और किस प्रकार से इसमें विभाजन क्यों नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न आज का आप सभी के सामने है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने की प्रक्रिया का केंद्र है, यानी उनका नियंत्रण करता है? मनुष्य के शरीर के जो तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसा अपना मनुष्य के मस्तिष्क का पार्ट है जो शरीर में निगलने और उगलने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो चलिए साथियों इसकी बात करते हैं। अनुमस्तिष्क, देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको साथ साथ में कोशिश करूंगा साथ में इंग्लिश बता सकूं, क्योंकि हिंदी के इसमें थोड़े से नाम अटपटे मिलेंगे आपको। मैं भी अधिकतर यही रिकमेंड करता हूं, हिंदी अटपटी हो, इंग्लिश के नाम जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी में आपको जरूर हो सकता है इंग्लिश के वर्ड मिल जाए, हिंदी के नाम आए या ना आए इंग्लिश के नाम जरूर आएंगे, चाहे वो इंग्लिश, आप इंग्लिश वाला पार्ट देख सकते हैं जहां पर पेपर में इंग्लिश साइड दी होती है। ठीक है ना। तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, और अनुमस्तिष्क का मतलब है सेरेब्रल।
ठीक है। सेरिबेलम जो होता है उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क, मेड्यूला ओब्लोंगेटा जिसे हिंदी में मध्यांश भी कहते हैं, और पोन्स। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो निगलने और उगलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। आई होप आपने जवाब दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब होगा मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो लास्ट में अपने पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट है, जिसमें पश्च मस्तिष्क, देखिए अगर मस्तिष्क में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, अपना सेरेब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो होता है डाइसिफिलोन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड होते हैं जिनमें आगे प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो बात करें पश्च मस्तिष्क जिसके अंदर बात करें हम, इसके अंदर सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है और मेड्यूला ओब्लोंगेटा पाया जाता है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा का मुख्य काम क्या होता है, ये अपनी शरीर की अनिच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसमें से एक अपनी मुख्य क्रिया है निगलना और उगलना, यानी जो उल्टी वगैरह वोमिटिंग वगैरह होती है उसका नियंत्रण भी मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का जो अपना तीसरा प्रश्न है वो आपके सामने है, सेरेब्रम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। सेरेब्रम जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, उसका कौन सा कथन असत्य कथन इनसे संबंधित कौन सा है। यह मानव मस्तिष्क का क्या सबसे बड़ा भाग होता है, किसी जीव में इसका आकार जितना बड़ा होता है तो क्या उस जीव को उतना ही अधिक इंटेलिजेंट या अधिक बुद्धिमान मानते हैं। तीसरा है यह ज्ञान का केंद्र होता है, और चौथा है क्या यह श्वसन केंद्र होता है। तो कौन सा कथन ऐसा है जो सेरेब्रम से संबंधित असत्य कथन है। तो साथियों आपने 4 ऑप्शनों को अच्छे से देखा होगा और आपने जवाब जरूर दिया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, इसका जो गलत कथन है वो है यह श्वसन का केंद्र होता है, ये बात गलत है। श्वसन केंद्र के रूप में अपने जैसे लास्ट श्वसन का तो टॉपिक पढ़ा था उसमें बात भी की थी, मेड्यूला ओब्लोंगेटा जिसे मध्यांश कहते हैं, और दूसरा जो पोन्स है इनका मुख्य काम होता है अपने श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करना। इसे श्वसन का केंद्र मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स होता है, ना कि सेरेब्रम। हाँ, सेरेब्रम अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, पूरे मस्तिष्क का 80% पार्ट ही अकेला होता है, इसलिए हम याद रखना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क में अगर बात करें सबसे आगे का जो पार्ट है अगर मस्तिष्क उसका भी अगर बात करें, पूरे मस्तिष्क का भी बात करें, सबसे बड़ा भाग होता है अपना सेरेब्रम जिसे प्रमस्तिष्क। हिंदी में कई बार कंफ्यूजन होता है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में। प्र से आप याद रखना पूरा मस्तिष्क, यानी पूरा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। याद इंग्लिश का याद रखने का ट्रिक है, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, कई बार इंसान को एक भ्रम होता है कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, और नॉलेज का भ्रम होता है कि मुझे दूसरे से ज्यादा आता है, तो वो भ्रम होता है कई व्यक्तियों को, तो उससे याद रख लेना शेर, यानी अपने आप को शेर समझता है, इस चीज का उसको भ्रम है या भ्रम है। तो याद रखना ज्ञान का भ्रम है, इसका मतलब इसका काम क्या होता है, सोचना, विचारना, ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस जो अपनी है, अपनी वाणी है जो बोलने से संबंधित है, इसके अलावा अपनी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो भी सारा का सारा पार्ट है वो कहां से कंट्रोल होता है, सेरेब्रम से कंट्रोल होता है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, और मेन जो अपनी बुद्धि से या फिर नॉलेज वाला जो पार्ट है वो सेरेब्रम ही होता है। यह जीव का आकार, अगर जिस जीव में, हाँ एक बात और है इंपॉर्टेंट, मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिशील जीव कहा जाता है पृथ्वी के ऊपर। अब तक जितने भी ज्ञात जीव हैं उनमें सबसे अधिक बुद्धिशील जीव अगर है वो मनुष्य है, और 2 नंबर पे डॉल्फिन को मानते हैं। क्योंकि ये इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर किसी भी जीव के शरीर का भार की तुलना में अगर उसके ब्रेन का भार देखें तो मनुष्य के शरीर का भार का लगभग 2% पार्ट होता है ये, और अगर अन्य जीवों की तुलना में अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। अगर किसी जीव के सेरेब्रम या पूरा मस्तिष्क जो होता है उसमें अगर सर आपने गायरी देखे, इस प्रकार से गायरी और सलक्स और कुछ गर्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, उभार और कुछ गर्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें गायरी और सलक्स कहते हैं, जो आगे डिटेल से बात करेंगे। और इन्हीं के कारण क्या होता है, इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। और दूसरा, ये जिस व्यक्ति में जितना अधिक विकसित होता है, जितना बड़ा होता है, बिल्कुल मनुष्य का जो ब्रेन है, ये लेब असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है कि मनुष्य का जो ब्रेन का आयतन है या उसका जो क्षेत्रफल है वो जितना अधिक ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन सत्य है। इसके अंदर जो चौथा कथन है, श्वसन का केंद्र नहीं होता, ज्ञान का केंद्र जरूर होता है। अपनी नॉलेज जो है, सोचना, विचारना, समझना, ये सारा सेरेब्रम से कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आज का चौथा जो प्रश्न है आपके सामने है कि मिलान से संबंधित प्रश्न है कि कुछ ब्रेन के पार्ट दिए गए हैं और साथ में कुछ क्रियाएं दी गई है। कौन सा पार्ट कौन सी क्रिया को कंट्रोल करता है। आपके सामने है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, और साथ में जो पार्ट दे रखे हैं अपना मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम भी कहते हैं, और मेडुला ओब्लोंगेटा जिसे हम मध्यांश भी कहते हैं। तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए और मिलान करने की कोशिश करें। आपको यदि लगता है कि थोड़ा सा स्पीड से मैं कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा पॉज करके भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोशिश अपने आप से जरूर करना। वीडियो को एक तो पूरा देखा करें, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट इतनी मेहनत करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि कुछ ही प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक का एक अच्छा रिवीजन हो जाता है, और जहां पर कंफ्यूजन होता है वो कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर होते हैं, और कुछ नया ही सीखने को मिलेगा मात्र कुछ 20-25 मिनट की छोटी सी वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं ऐच्छिक क्रियाएं।
ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की गति, अपनी मांसपेशियां जो अपनी होती हैं उनको हम अपनी कुछ ऐसी मांसपेशियां यानी एच किस चीज़ों से संबंधित होती हैं उनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये किसके कारण है? क्योंकि एच क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो अपना करता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर की एच क्रियाओं का नियंत्रण करना और साथ ही साथ शरीर का संतुलन और समन्वय बनाए रखना। किसी शराबी व्यक्ति को लड़खड़ा के चलने का जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि शराबी व्यक्ति में जो ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मतलब जो अनियंत्रित हो जाता है वो होता है अनुमस्तिष्क, क्योंकि अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना और शराबी व्यक्ति में ये प्रभावित होगा। इसके अलावा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे अपने आप जो शरीर के अंदर होती है, एंजाइमों की क्रिया, हार्मोनों की क्रिया, श्वसन, हृदय धड़कन जो अपने आप कंट्रोल होती है, अपने हाथ में नहीं है। हाँ, अब कोई सोचता है कि श्वसन को हम अपने कोडिंग भी तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साथियों आपने प्रश्न पढ़ते समय, उत्तर देते समय क्या आप सोच समझ के सांस ले रहे हो क्या? ये अपने आप काम भी होता रहता है, इसलिए श्वसन भी एक अनैच्छिक क्रिया ही है। और इसलिए याद रखना कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा का मुख्य काम यही है, वो निगलना उगलने वाली बात की थी। इसके अलावा मैंने बताया भी था आपको कि इसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। और अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो शरीर में इतनी स्पीड से यानी अचानक इतनी स्पीड से होती है कि इसको दिमाग को सोचने का समय भी नहीं मिलता। इसलिए जो सूचनाएं अपनी आती है तंत्रिकाओं के माध्यम से वो सबसे पहले अपनी मेरुरज्जु से होके जो अपनी रीढ़ की हड्डी उन्हीं से मध्य जो तारों का एक गुच्छा सा जा रहा है उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ही इनको कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए याद रखना प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। इतना समय नहीं मिलता ब्रेन को सोचने तक का, उससे पहले ही मेरुरज्जु द्वारा ही इनका नियंत्रण कर लिया जाता है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो शरीर में अचानक और काफी स्पीड से होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे पलकों का झपकना है, छींकना वगैरह है, या फिर लार का टपकना वगैरह है। जैसे आपने अपने इसके अंदर भी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में भी जो पाउलो का नियम हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो भी इसी से संबंधित था। तो चलिए आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो याद रखना इसमें सही कथन कौन सा होगा? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का करता है मेडुला ओब्लोंगेटा और प्रतिवर्ती क्रियाओं का करता है मेरुरज्जु। इसलिए इसका सही आंसर होगा क्यू, आर और पी। तो क्यू, आर और पी पहले ही ऑप्शन में, इसलिए इसका ए सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 5वां है असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। असत्य कथन की पहचान, एक बात और बता देता हूं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल ने बताया था, ठीक है ना। ये भी अपनी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना अपना। असत्य कथन की पहचान कीजिए, 5वां प्रश्न है। मध्य मस्तिष्क में 2 पिंड पाए जाते हैं जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन कहते हैं। दूसरा है मध्यांश मध्य मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। तीसरा है शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होता है। और चौथा अपना प्रश्न है पोन्स पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक आंसर इसमें सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं साथियों, इसमें जो पहला आंसर है, देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है मध्य मस्तिष्क में 2 पिंड होते हैं। देखो क्वाड का मतलब ही 4 होता है, आपको याद रहना चाहिए। मध्य मस्तिष्क के अंदर अपने 4 पिंड पाए जाते हैं, जिनमें से ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं उनका काम होता है देखने से संबंधित, और नीचे के जो 2 पिंड होते हैं उनका काम होता है सुनने से संबंधित। ये 4 पिंड जो होते हैं ये देखने और सुनने से संबंधित होते हैं, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन कहते हैं। याद रखने का मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं कि इतना बड़ा नाम हमें कैसे याद रख सकते हैं। देखो इसको टुकड़ों में अगर तोड़े तो इसमें किस प्रकार के नाम निकल के आ रहे? कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन, यानी कार पूरी चाहिए, मुझे चाहिए जमीन काट दो। कोई लड़का है वो अपने पिता से जाके कहता है कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, अपनी जितने भी पिंड कहते हैं पंजाब में गाँव को, तो ये जितने भी अपने गाँव में खेत है उनको बेच दीजिए, चाहे मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी चाहिए, यानी कार पूरी चाहिए, चाहिए जमीन को बेचो, काटो जमीन, ठीक है ना। तो कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन नाम के जो 4 पिंड है, ठीक है ना, इसको कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन कहते हैं। और ऊपर के 2 देखने, नीचे के 2 सुनने से संबंधित होते हैं, जो मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्यांश। अब मध्यांश समझ के इसको मध्य पार्ट मत समझ लेना, मध्यांश कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा को। और कई बार यही प्रॉब्लम होती है कि हम अक्सर क्या करते हैं, हिंदी को ही पढ़ लेते हैं, और हिंदी के कारण कई बार हमारे पर्सन हिंदी समझ में ना आने के कारण कई बार ऐसे वर्ड दिए होते हैं जो हमने इंग्लिश में पढ़े होते हैं, लेकिन हिंदी में उनको समझ नहीं पाते, और इंग्लिश वाला पार्ट हम देखते भी नहीं है। ये पर्सन सिर्फ इसीलिए डाला गया है कि कई पार्ट हिंदी में अगर ना समझ में आए तो हमें पर्सन को, अगर कोई पर्सन ना समझ में आ रहा है तो उसका इंग्लिश वाला पार्ट जरूर देखना चाहिए। तो मेडुला ओब्लोंगेटा मध्य मस्तिष्क में ना होकर ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये कथन कैसा कथन है? असत्य कथन है। नेक्स्ट अगर बात करें, शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होता है। बिल्कुल, अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है शरीर का नियंत्रण करना और शरीर की कैसी क्रियाओं को नियंत्रित करना? ऐच्छिक क्रियाओं को। तो इसका संतुलन का काम बिल्कुल अनुमस्तिष्क करता है। पोन्स पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। बिल्कुल, पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और साथ में मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है ना। और इसके अलावा मेडुला ओब्लोंगेटा पीछे के साइड में से एक फोरामेन मैग्नम नाम का एक महारंध्र होता है, जहां से सारी तंत्रिकाएं फिर आगे जाके मेरुरज्जु में आगे जाके खुलती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, फोरामेन मैग्नम भी पूछा जा सकता है कि पश्च मस्तिष्क में मेडुला ओब्लोंगेटा के पीछे एक रंध्र पाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर
एक सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? एक आवरण पाया जाता है अपने मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर, उसको किस लेयर के नाम से जानते हैं? क्या उसे प्लूरो झिल्ली कहते हैं, मेनिंजेस लेयर कहते हैं, पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं, या माइलिन आच्छाद कहते हैं? तो आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा और इसका अच्छे से जवाब भी दे दिया होगा समझकर। तो चलिए बात करते हैं साथियों। देखिए प्लूरो झिल्ली के बारे में हमने बात की। जैसे इंग्लिश में वैसे एक को सिंगुलर और बहुत सारे को प्लूरल कहते हैं, वैसे ही अपने शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 है, एक से अधिक है, तो उसे याद रखना। प्लूरो नाम कहीं भी आए तो बात फेफड़ों की हो रही है। तो ये जो आवरण पाया जाता है अपने फेफड़ों के चारों ओर, हमने बात की थी, फेफड़ों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण है, ना कि अपने मस्तिष्क के चारों ओर। ठीक है, इसके अलावा बात करें मेनिंजेस, बिल्कुल मस्तिष्क के चारों ओर जो लेयर होती है उसे मेनिंजेस या मेनिंजेस लेयर कहते हैं, जिसके अंदर 3 परतें होती हैं। ठीक है ना, सबसे बाहर की अगर बात करें तो उसे कहते हैं डायामीटर, फिर बीच का एक पार्ट होता है आर्केनोइड, और फिर अंदर ही अंदर एक मीटर होता है जिसे कहते हैं पायामीटर। तो ये DAP डाप शब्द से या धाप शब्द से याद रख लेना कि डाप, ठीक है ना, उसको ढक रखा है, ऊपर से डाप रखा है, तो डापने से याद रखना DAP, ठीक है ना, डायमीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। और इसके मध्य कुछ ठीक है ना, कुछ कैविटीज भी होती है, कुछ गुहाएं होती हैं, ठीक है, जिसे सब आर्केनोइड कैविटी कहते हैं और एक सब, ठीक है, सब पायामीटर कैविटी कहते हैं। और एक याद रखना, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है इन दोनों के मध्य, यहाँ पर, ठीक है, आर्केनोइड और पायामीटर के मध्य, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, मस्तिष्क में लगभग इसका जो मात्रा होती है वो लगभग 150 ml होती है, जो आगे से पीछे की ओर बहता है। और कई बार जीवाणु या विषाणु या दोनों के कारण अपने इसमें कुछ संक्रमण हो जाता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस रोग भी कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो भी कहाँ किससे संबंधित है, याद रखना, वो भी अपने इस मस्तिष्क से संबंधित है या मेनिंजेस लेयर से संबंधित है। ठीक है ना, इसीलिए जैसे हमने हेपेटाइटिस पढ़ा था, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, और इट इज शब्द लग जाए इसका मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें संक्रमण हुआ है। तो जैसे हेपेटाइटिस वैसे ही मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस संबंधित है मस्तिष्क या मेनिंजेस लेयर से, याद रखना अपना। बात करते हैं मस्तिष्क में जो, हाँ ये प्रश्न था, तो बात कर रहे थे हम कि हमारे मस्तिष्क की चारों ओर के जो आवरण होता है या फिर जो मेरुरज्जु के चारों ओर आवरण होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं मेनिंजेस लेयर के नाम से। बाकी कार्डियो नाम कहीं भी आए तो हमें याद रखना है, ये होता है अपने हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण। और बात करें माइलिन आच्छाद, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये हमें मोस्टली सुनने को मिलता है जब हम बात करते हैं न्यूरॉन की संरचना की। देखिए न्यूरॉन की संरचना में आगे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइटोन, साइटोन के पीछे जो पूंछ जैसा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सोन, और आगे जो तंतु से निकले होते हैं उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। आगे का पार्ट डेंड्राइट्स, जो तंतुओं के रूप में लिखा होता है, हिंदी में ध्रुमाक्स कहते हैं। ये साइटोन वाला पार्ट होता है जिसे कोशिका काय कहते हैं, बीच में केंद्रक होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती है, सिर्फ इसमें न्यूरॉन्स के अंदर एक याद रखना तारक काय यानी जो सेंट्रोसोम है वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो ये बंडल जैसे कुछ पार्ट से पाए जाते हैं, और ये जो उभार से हैं, ये बाहर एक परत होती है यानी आवृत होता है, पूरा एक्सोन वाला पार्ट है, ऊपर से आवरण से ढका होता है जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। ठीक है ना, इसके बीच में कुछ परवसंधियां पाई जाती है रेनेवियर की, जो अलग से हम पूरा, आपने अगर इसको 12th क्लास में अगर अच्छे से पढ़ाओ तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, और जहां पर देखिए अगर बात करें, एक न्यूरॉन जहां पर जाके खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन जहां से शुरू होता है, इनके बीच में गैप पाया जाता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है ना, और जो तंत्रिकाएं होती है अपने विद्युत आवेगों के रूप में, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में सूचनाएं ट्रांसफर करती है, लेकिन यहां पर सूचनाएं केमिकल फॉर्म में आ जाती है, जहां से वापस दूसरे डेंड्राइट्स पे जाएंगे, डेंड्राइट से फिर होते हुए साइटोन, फिर एक्सोन और वापस सिनेप्स। तो ये बीच का एक पार्ट होता है जिसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने न्यूरॉन से संबंधित, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसका तो सही आंसर होगा मेनिंजेस होगा दूसरा। 7वां जो प्रश्न है आज का वो है, फिर से एक बार असत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों ऐसे प्रश्न जानबूझ के इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि आपको 4 ऑप्शनों से संबंधित आपकी कितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको जान सके। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मैटर काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा होगा। अब तक जितने भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट लिए हैं वो उन सभी को आपने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और ये दिखाता है कि इतने दिनों से टेस्ट नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह में पढ़ाने में और थोड़ा बहुत खुद स्टडी करने में इतना बिजी था कि आज संडे को दिन मुझे टाइम मिला है, और कोशिश करूँगा अब कंटिन्यू ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चले, और रीट का एग्जाम जो पात्रता है उससे पहले आपको कंप्लीट टॉपिक करवा सकूँ। और ये टॉपिक ना केवल रीट या 3rd ग्रेड के लिए है, बाकी 2nd ग्रेड में या फिर लेब असिस्टेंट और खास करके 1st ग्रेड में ये टॉपिक नियंत्रण और समन्वय नाम से है अपना। तो ये टॉपिक सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेपरेट इसको शेयर कर सकते हैं, और लोगों के साथ जितना शेयर करेंगे, ज़्यादा जितने लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। तो उम्मीद है आप जरूर इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज का जो असत्य कथन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए साथियों, 7वां जो प्रश्न है, मानव में 31 मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है।
विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने के लिए संवेदी तंत्रिकाएं होती है, और सूचनाओं को वापस ले जाने के लिए प्रेरक तंत्रिकाएं होती है। और चौथा ऑप्शन है मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाओं को सम्मिलित रूप से हम कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और बात करते हैं असत्य कथन की, आपने इसमें से पहचान लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं। इसमें जो प्रथम कथन है वो ही असत्य कथन है। साथियों, अगर आपने थोड़ा सा, कई बार क्या करते हैं, छोटा सा हम कई बार लाइन को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, हमें अधूरी बातें याद रह जाती है, जिसके कारण हम अक्सर ऐसे प्रश्नों के अंदर गलतियां कर सकते हैं वहां पर अगर आपने डिटेल से पढ़ा हो तो वहां पर 31 जोड़ी दे रखा है। मनुष्य के जो कायिक तंत्रिका तंत्र है उसमें हम बात करते हैं जहां पर शरीर की ऐच्छिक की जो पेशियां होती है या अपनी चिकनी पेशियां या ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अपना कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। ऊपर का जो हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है केंद्रीय, उसके अंदर तो हम मस्तिष्क की और मेरुरज्जु की बात करते हैं। इसके अलावा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है जिसमें हम कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आपने जैसे, और साथियों जो भी आप साथी पूछ रहे थे कि सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, साथ में थोड़ा डिटेल भी बताया करें लिखित के अंदर, तो साथियों मैंने अपनी बायोलॉजी नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें बायोलॉजी को काफी अच्छे तरीके से, काफी डिटेल के अंदर 12th लेवल पर जाकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको अगर उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरा टॉपिक समझना है आपको, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहां पर हमारा मकसद है कम समय में अच्छा रिवाइज हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें अपने आप की परख हो कि हमें कितने अच्छे से आता है। तो इसमें याद रखना 31 जोड़ी होता है। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है और कपाल तंत्रिकाएं जो होती है उनकी संख्या अपने शरीर में होती है 12 जोड़ी, ठीक है ना, 12 इस साइड जाती है 12 इस साइड, वो जोड़ियों के अंदर है। तो याद रखना 31 जोड़ी होती है, ना कि 31। दूसरा बात करें विभिन्न अंगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखो सूचनाएं जो अपने अंगों से अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाती है उन्हें कहते हैं संवेदी। जो सेंस अपनी है, रिसेप्टर अपने 2 टाइप के, एक तो केंद्रीय एक तो संवेदी, ठीक है ना, और जिसे अभिवाही भी कहते हैं, सूचनाओं को लाने वाली, और सूचनाओं को वापस ले जाती है जिसे अपवाही या फिर प्रेरक तंत्रिकाएं, मोटर कहते हैं, ठीक है। सेंसरी और मोटर 2 टाइप की अपनी तंत्रिकाएं हैं। तो ये सूचनाओं को बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाती है वो तो होती है संवेदी, और वापस लेके जाती है उसे कहते हैं प्रेरक। बिल्कुल सही है दोनों, और दोनों को सम्मिलित रूप से कायिक तंत्रिका तंत्र में काउंट किया जाता है। बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसका ए आंसर सही होगा क्योंकि 31 जोड़ी होता है, ना कि 31। 8वां प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, यह प्रश्न तंत्रिका तंत्र से आज तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको सिंपल वे में आपके सामने सिंपल वे में प्रेजेंट किया है, ना कोई घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, सिंपली आपको इसका जवाब देना है। और ऐसे प्रश्नों को ज्यादा मैं नहीं चाहता क्योंकि सिंपल एक ही आंसर जिसका हो, लेकिन ज्यादा एग्जाम में पूछा गया इसलिए सिंपल प्रश्न भी कुछ रखने की कोशिश की है। मस्तिष्क का कौन सा एक हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आपने बता दिया होगा। देखिए पहला पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा पार्ट अगर बात करें थैलेमस, तीसरा है मेड्यूला ओब्लोंगेटा और चौथा है हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपो से वैसे भी याद रखना कि कई बार हम बात करते करते एक दूसरे पर गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। गर्म होना यानी टेम्परेचर बढ़ना, तो वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, तो उससे याद रखना हम किसी पर गर्म हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं, यानी याद रखना हाइपोथैलेमस का काम ही क्या होता है, अपने शरीर के जो ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, इमोशंस जो जितने भी है, ठीक है ना, वो सारे, इसके अलावा भूख, प्यास, निंद्रा, काम, क्रोध, ये जितने भी अपने शरीर के कार्य है मुख्य रूप से, ठीक है ना, इनमें इन सभी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ताप वाला खास करके याद रखना है, अपने शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 98.6 फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, तो वो अपने शरीर का नियंत्रित या नियमन या उनका एक सही मान बनाए रखने के लिए उसका कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके अलावा मेड्यूला ओब्लोंगेटा अनिश्चित क्रियाओं का निगलना, उगलने वगैरह श्वसन केंद्र का काम करता है। थैलेमस का जो काम है, ये अगर मस्तिष्क का ही अपना जो बात करते हैं, सेरेब्रम के अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो पाए जाते हैं, थैलेमस का काम क्या होता है, अपने शरीर की संवेदी और प्रेरक तंत्रिका सबसे पहले यहीं से होकर गुजरती है। इसके अलावा अपने शरीर में जो ठंडे का, गर्म का और दर्द का जो अनुभव होता है वो थैलेमस के कारण ही होता है, ठीक है। और सेरेब्रम आपको बता ही दिया, शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, विचारने, ज्ञान या बुद्धि का केंद्र है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका सही आंसर हाइपोथैलेमस होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न बात करें, कौन सा कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। आपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अच्छे से पढ़ा होगा जिसके अंदर 2 तंत्र आते हैं मुख्य रूप से, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है, तो उससे संबंधित है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका कार्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें बाद आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए इसमें आप डेफिनेटली उसको पहचान लेंगे एक छोटी सी एक ट्रिक के माध्यम से। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन सा एक कार्य नहीं है, तो 4 आप दे रखिए, गला सूखना, ठीक है, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना, हृदय धड़कन का तेज होना या रोंगटे खड़े होना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने अच्छे से जवाब दे दिया होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए साथियों,
अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। और खास करके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर में ऐसे समय पर एक्टिवेट हो जाता है जब शरीर को किसी चीज का डर हो या शरीर को मौत का खतरा हो। हमारी अक्सर हमने देखा होगा कि शरीर में ऐसी विशेष कंडीशन होती है जो जब इमरजेंसी लागू हो जाती है एक तरीके से कि मौत का खतरा आ गया है, तब शरीर में अपने आप, जैसे आपने करो या मरो हार्मोन भी पढ़ा होगा, एड्रिनल जिसे हार्मोन भी कहते हैं, वैसे ही शरीर में तंत्रिका तंत्र के अंदर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का काम यह है कि जो विपरीत परिस्थितियों में शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देना। और स्वायत्त और दूसरा जो पार्ट है परानुकंपी, वो वापस शरीर को नॉर्मल लाने की काम करता है और नॉर्मल परिस्थितियों में एनर्जी को स्टोर करता है, ये विशेष परिस्थितियों में एनर्जी का यूज लेता है। और ऐसे आने पर या दूसरा एक ट्रिक ये है कि आपने, अगर आप सोच के देखिए, आपको जब डर लग रहा है या आपके सामने कोई भूत आ गया या फिर कोई घोस्ट आपके सामने है तो आपकी क्या कंडीशन होगी, उसको देखकर हमारी लार स्रावित होनी बंद हो जाएगी, हमारा गला सूख जाएगा, चीख नहीं निकलेगी, शरीर से पसीना आने लगेगा, हृदय धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, ठीक है ना, शरीर में हार्मोन्स की क्रिया तेज हो जाएगी, रक्त धमनियां जो होती है वो संकीर्ण हो जाती है, जिससे बीपी भी बढ़ जाता है कई बार, और साथ ही साथ शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम किसी चीज को, डरावनी चीज को देख लेते हैं तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ चीज का डर लग रहा है, उस समय उसकी क्या परिस्थितियां होगी, वो सारी की सारी परिस्थितियां अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से हैं। तो पहला है गला सूखना, बिल्कुल अगर लार अगर कम स्रावित होगी तो गला सूख जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है, गला सूख जाता है, लार कम स्रावित होती है। आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना, अब आप खुद सोच के देखिए, आपके सामने कोई डरावनी चीज है तो आंखें फटी, कहते हैं ना आंखें फटी की फटी रह गई, बड़ी हो गई आंखें, हम उस चीज को अपनी जो कॉर्निया है, जो अपना जो पार्ट है आइरिस वाला, ये देखते हैं हम कि आंखों का जो पार्ट है, आंखों की जो पुतलियां हैं ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जब हम कोई चीज को मतलब नॉर्मल परिस्थितियों में तो ये क्या होती है, ये तो सिकुड़ती कब है, जब परानुकंपी, जब नॉर्मल वापस होंगे तो सिकुड़गी, और कोई डरावनी चीज होती है तो सिकुड़ की क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये इसका गलत आंसर है, ये काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का है, ना कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय धड़कन, बिल्कुल हृदय धड़कन है, श्वसन है, बीपी वगैरह ये हाई हो जाती है शरीर में जब हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। और रोंगटे खड़े होना, बिल्कुल रोंगटे खड़े होना, शरीर का पीला पड़ जाना, ठीक है ना, इसके अलावा पसीनों का अधिक स्रावित होना, ये सारे के सारे हम किस में बात करते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जब हमें डर लगता है, कोई डरावनी चीज हम देख लेते हैं तो शरीर की क्या कंडीशन होगी, वो सभी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से हैं। और जब नॉर्मल हो जाते हैं तब वो सारी चीजें वापस नॉर्मल होने की कोशिश करती है, तो वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है 10वां आज का लास्ट पर्सन, प्रतिबंधित प्रतिवर्त के ऊपर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसी से संबंधित एक कार्य किया गया था, प्रतिबंधित प्रतिवर्त, जिसको सिंपल भाषा में समझाने के बाद आप बिल्कुल इसका जवाब दे देंगे। पहले आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये एज इट इज पर्सन मैंने 12th क्लास की बुक से उठाया है, आरबीसी की मेरे पास बुक थी, उसमें एज इट इज पर्सन दे रखा है। और खास करके ऐसे पर्सन जो आपकी साइकोलॉजी और साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड हो तो उनको खास करके ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कोशिश ऐसे प्रश्नों की करता है जहां पर 2-3 टॉपिकों को एक साथ कंप्लीट, यानी एक ही चीज से उसको 2-3 टॉपिकों का अच्छा नॉलेज किसी बच्चे को है तो उसकी परख कर ले। मेरा हमेशा सा साथ ही एक मानना है जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट कर सकती है बात, कि एक एग्जाम जो है वो एक प्रकार की जंग है और जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा टेस्ट बनाता है, वो एक प्रकार से हमारा दुश्मन है। वो और एक ऐसा दुश्मन है जिसको हमारी स्टडी से रिलेटेड, जिसको हर चीज नॉलेज है, जिसको हर बात पता है हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसलिए जानबूझकर इस जंग में हमें हराने के लिए वो ऐसे पर्सन डालेगा जहां पर हम थक हार कर उसको छोड़ देते हैं या जिनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा किसी चीज को पढ़ते रहो तो इस बात को सोच के पढ़ना कि एग्जामिनर हमारा दुश्मन है, वो जानबूझ के वहां से पर्सन देगा जहां पर मैं छोड़ दूंगा चीजों को। तो अगर आप इस सोच के साथ पढ़ोगे तो आप हमेशा, आपके पास अभी भी समय है, 2 ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, या तो घुटने टेक दे उस एग्जामिनर या उस दुश्मन के सामने कि नहीं मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी, इतने टॉपिक मैं कवर नहीं कर सकता, या दूसरा आपके पास जो 7 से 8 महीने बचे हैं उसमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लीजिए हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के प्रति, और हर टॉपिक में हर पॉइंट के प्रति आपकी एक ऐसी सोच विकसित हो जाए कि एग्जाम से पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ कैसा भी पर्सन आ जाए किसी भी टॉपिक से मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं डेफिनेटली सही करके आऊंगा। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया एग्जाम से पहले तो एग्जाम के अंदर जो डिप्रेशन आता है, जो फील करते हैं हम टेंशन और प्रेशर, वो बिल्कुल नहीं आएगा। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर गेम को खेलोगे और पूरी जंग में जीत जरूर, फतेह आपकी जरूर होगी। बस दिमाग में बात रखना, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो इतनी बारीकियों से उसके बारे में अच्छे से पढ़ो कि कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए आपके अंदर विश्वास हो कि इससे संबंधित मेरा कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, चीज़ों को थोड़ा सा आपके पास समय अच्छा है, अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो। हाँ, केवल पात्रता की तैयारी कर रहे हो तो अभी ऊपर से पढ़ के आप पात्रता क्लियर कर सकते हो, लेकिन मुख्य एग्जाम के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किसी चीज़ को पढ़ो तो इस सोच के साथ पढ़ो कि इसमें कुछ भी कहीं से भी आ जाए मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए साथी आज को लास्ट पर्सन की बात करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, प्रतिबंधित प्रतिवर्त के बारे में अगर बात करें तो इस पर जो प्रयोग किया था वो किया था पाउलोक ने।
आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, पाउलोक ने जो अनुबंधित अनुक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो शास्त्रीय अनुबंधन है, क्लासिकल थ्योरी जिसे कहते हैं, पाउलोक ने कुत्ते पर अनुबंधन वाला जो प्रयोग किया था उसी के बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने सब जो पैरोटाइड ग्रंथि होती है, अपनी लार ग्रंथि होती है, उन पे उन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते के किस प्रकार से खाना देते थे, ठीक है ना। तो अनकंडीशनल स्टिमुलेट के प्रति वाले अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता था। शुरुआत में उन्होंने खाना दिया तो अनकंडीशनल स्टिमुलेट था वो, और जो उनकी क्रिया उनके प्रति लार टपकाई थी वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। उसके बाद जब उसने खाने के साथ यानी एक कंडीशनल उसके अंदर स्टिमुलेट जोड़ दिया घंटी, और अनकंडीशनल स्टिमुलेट साथ में दिया, और उससे भी जो रिस्पॉन्स हुआ वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। लेकिन लास्ट में उन्होंने खाना हटा दिया और केवल अनकंडीशनल स्टिमुलेट से जो रिस्पॉन्स हुआ उसे उन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा। तो इस प्रकार से जो किसी भी दूसरी चीज से वही काम होने लगे जो सामान्य एक स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रति होता है, तो ऐसी क्रिया को अनुबंधन कहते हैं हम, या अनुबंधन कई प्रक्रिया कहलाती है। और अनुबंधन पे या प्रतिबंधित प्रतिवर्त पे सबसे पहले काम किसने किया था? वो पाउलोक ने किया था। इसके अलावा मेंडल ने, आपको पता है, आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने मटर यानी पायसम सेटाइवन या जो उद्यान मटर थी उस पर प्रयोग किया था, और उसके बारे में बताया था किस प्रकार से उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन जो है, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिंदा वही रहेगा जो अपने आप को स्ट्रगल करके प्रकृति के या तो अनुकूल बना ले या खुद प्रकृति के अनुकूल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए डार्विन जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर इनका नाम जाना जाता है, ठीक है ना, जो उद्भिद विकास के अंदर हम पढ़ते हैं। और साथ में इयान विल्मूट, इन्होंने रोजली नामक संस्था के अंदर डोली नामक भेड़ पर जो प्रयोग किया था, जिन्होंने क्लोनिंग के ऊपर सबसे पहले काम किया था, वो इयान विल्मूट ही थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इससे संबंधित, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? पाउलोक। तो आई होप आज की जो 10 प्रश्न है इनके माध्यम से आज का जो पूरा टॉपिक है आपका अच्छे से रिवाइज हुआ होगा, आपको भी अपनी छोटी मोटी कुछ कमियां, कुछ गलतियां वो नजर आई होगी, और उनको सुधारने का भी मौका मिला होगा। क्योंकि साथियों यही समय है हम अपनी गलतियों को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से उन पर काम करते हैं। हमारे पास अच्छा समय है 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने बहुत होते हैं किसी एग्जाम में अच्छे से टॉप करने के लिए भी। ये सिर्फ सिलेक्शन का टाइम नहीं है, चीज़ों को इतनी डिटेल से, इतनी बारीकों से पढ़ो कि कहीं से कुछ भी आ जाए हमारा गलत ना हो। इसी उम्मीद के साथ आज का टेस्ट बनाया है, और कोशिश करूंगा अब कंटिन्यू आपके लिए टेस्ट लेकर आऊं। और इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस रहता है तो बहुत जल्द अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको बता देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र को आप जहां से जितनी भी डिटेल में पढ़ सकते हो पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन नेक्स्ट जो मेरे 10 प्रश्न आपके सामने होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप उसमें से 10 से 10 बिल्कुल सही करके अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ, हमने इस टॉपिक के प्रति एक अच्छी सोच विकसित कर ली है, और कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए नेक्स्ट टाइम हम अपने आप को तैयार रखेंगे। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप सभी को अगर मेरा एफर्ट ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।